हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़ और इसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है इकोलॉजी। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे इकोटोन से। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। मतलब कि दो इकोसिस्टम्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होती है उसको बोलते हैं इकोटोन। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये है एक्वेटिक जोन, यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इस साइड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में ये वाली जो ट्रांजिशन जोन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये आ जाएगा इकोटोन। जो ट्रांजिशन जोन है इसको बोलते हैं इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल, टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम के बीच में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं वो क्या है? वो एक इकोटोन की एग्जाम्पल है। अगर हम इकोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इकोटोन नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। हो सकता है ये जो ट्रांजिशन जोन है ये बहुत बड़ी जोन हो, और ये भी हो सकता है कि ये एक बहुत ही नैरो सी जोन हो बिटवीन द टू इकोसिस्टम्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा हुआ है? जोन ऑफ टेंशन। मतलब कि इसमें होता क्या है, इसमें इंटरमीडिएट कंडीशंस होती है जो इकोटोन होता है, क्योंकि दो इकोसिस्टम के बीच वाली जोन है तो दोनों इकोसिस्टम के बीच वाली कंडीशंस यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एक्वेटिक जोन है, यहाँ पे लैंड जोन है, तो ये वाला जो ट्रांजिशन जोन है ना, इसमें कुछ तो कंडीशंस होएगी एक्वेटिक जोन वाली और कुछ कंडीशन होएगी लैंड जोन वाली। मतलब कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस मिक्स हो रही है, तो इसीलिए ये वाली जो जोन होती है इसको बोलते हैं जोन ऑफ टेंशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस यहाँ पे आकर मिक्सअप हो रही है। राइट। ये लीनियर होता है। लीनियर मतलब कि यहाँ पे एक स्पीसीज की अगर कॉम्पोजिशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो दूसरी स्पीसीज होती है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिक्रीज होती है। एक स्पीसीज की कॉम्पोजिशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दूसरी की साथ ही साथ कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये क्या है? एक लीनियर सिस्टम बनाता है। और जो वेल डेवलप्ड इकोटोन होता है ना, जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका इकोटोन है, वहां पे क्या होता है? वहां पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आसपास वाले जो एडजॉइनिंग कम्युनिटीज है, जो इस साइड वाली और इस साइड वाली दोनों कम्युनिटीज से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। उनका इन दोनों कम्युनिटीज के ऑर्गेनिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं होता, जो एक वेल डेवलप्ड इकोटोन होता है। राइट। वहां के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आसपास की कम्युनिटीज के ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। और जो इकोटोन होता है वो एज इफेक्ट शो करता है। एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट होता है नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन ईदर कम्युनिटी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसीज होगी जिनकी पॉपुलेशन बाकी की जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसीज होएगी जिनकी पॉपुलेशन आसपास की जो इधर वाली स्पीसीज है और इधर वाली है इनसे ज्यादा होएगी, तो ये क्या होता है? एज इफेक्ट। और जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा होएगी उस स्पीसीज को बोला जाता है एज स्पीसीज। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसी होगी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी और जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको बोला जाता है एज स्पीसीज। राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक आ गया डेजर्ट इकोसिस्टम, एक आ गया कोई भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, एक साइड पे आ गया डेजर्ट वाला इकोसिस्टम और एक साइड पे आ गया फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम। और ये डेजर्ट और फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम के बीच में जो है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। यूजुअली जो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच वाला इकोटोन होता है ना, बीच वाले जो जोन होती है, ट्रांजिशन जोन जिसको इकोटोन बोलते हैं, यहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज ज़्यादा होती है। तो जिस बर्ड की स्पीसीज यहाँ पे ज़्यादा होएगी तो उस स्पीसीज को बोलेंगे एज स्पीसीज। राइट। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो रहा है फॉरेस्ट और डेजर्ट। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन में क्या है? डेजर्ट और फॉरेस्ट दोनों की स्पीसीज मिक्स हो रही है, तो यूजुअली यहाँ पे जो स्पीसीज मिक्स होती है वो बर्ड्स की होती है, और बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है, बर्ड्स की जो स्पीसीज होती है यहाँ पे वो ज्यादा होती है। तो इसीलिए जो बर्ड्स की स्पीसीज होगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी हमारी एज स्पीसीज। राइट। नेक्स्ट चलते हैं निच पे। निच क्या होता है? It can be defined as functional role played by an organism in a ecosystem.
कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, वो होती है उस ऑर्गेनिज्म की निच। मतलब कि जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो वहाँ पे किस तरीके से रह रहा है, क्या खा रहा है, आसपास के जो आसपास स्पीसीज पॉपुलेशन या कम्युनिटी रह रही है उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड मतलब एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं ऑर्गेनिज्म की जहाँ पे वो रह रहा है, तो वो क्या होती है उसकी निच। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की निच पता करनी है तो इट मीन्स हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे रह रहा है, उसका हैबिटेट हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे रह रहा है, कहाँ क्या खा रहा है, आसपास के जो उसके ऑर्गेनिजम्स है, जो आसपास की स्पीसीज है उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अगर हमें सारी चीजें पता होगी तो इट मीन्स हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की निच के बारे में पता है। तो निच क्या है, सबसे हैबिटेट का ही एक सबसेट है। हैबिटेट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसका एक सबसेट है। हैबिटेट यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, हैबिटेट तो हमें पता होना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीजें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी निच के बारे में पता लगा सकेंगे। तो इट मीन्स जो निच है वो हैबिटेट का ही एक सबसेट रहता है। हैबिटेट में क्या होता है, हैबिटेट में स्पीसीज रहती है, ठीक है, लेकिन निच में क्या है, निच में स्पीसीज के बारे में हम और चीजें भी पता करते हैं कि वो क्या खाता है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, केमिकल इन्वायरमेंट, हम सारी चीजें उसके बारे में पता लगाते हैं। और सेम इकोलॉजिकल निच में दो से ज्यादा स्पीसीज जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती एक सेम इकोलॉजिकल निच के अंदर, राइट। फिर टाइप्स की बात करें तो निच के 4 टाइप्स है। हैबिटेट निच, हैबिटेट निच का मतलब कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, वो कहाँ पे रह रही है। फूड निच, वो किस तरह का फूड खा रही है, किस तरह का खाना वो खा रही है और किस तरह के ऑर्गेनिज्म के साथ वो आगे कौन सी स्पीसीज के साथ वो compete कर रही है, वो भी फूड निच में ही आएगा। क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि वो, एक तो हमें पता करना है कि वो फूड क्या खा रही है, क्या ईट मतलब वो खा क्या रही है। सेकेंडली हमें ये भी पता करना है कि वो किस स्पीसीज के साथ compete कर रही है। हो सकता है एक सेम फूड है, एक पर्टिकुलर ये ए स्पीसीज है, ये बी है, ये भी खा रही है इस फूड को, ये भी खा रही है, तो फिर ये क्या हो गया, इसका कॉम्पिटिटर हो गया ना। तो वो किस स्पीसीज के साथ वो compete कर रही है। फिर रिप्रोडक्टिव निच के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है और कब रिप्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन का भी हमें पता होना चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कब करता है, क्योंकि कई बार कुछ स्पीसीज ऐसी होती है, कुछ जैसे बर्ड स्पीसीज है, उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है रिप्रोड्यूस करने का, तो हमें वो भी पता होना चाहिए, उसकी रिप्रोडक्टिव निच के बारे में भी पता होना चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल निच में क्या आ जाएगा, कौन से टेम्परेचर में रह रहे हैं, लैंड शेप कैसी है, लैंड स्लोप कैसी है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कैसी है, और वेदर कंडीशंस के बारे में, क्लाइमेट की कंडीशंस के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए पर्टिकुलर स्पीसी की, अगर हमें निच के बारे में पता करना है तो। अब इससे रिलेटेड अब यहाँ पे 2 स्कीम्स आती है, कौन कौन सी, एक तो आती है नगर वन उद्यान योजना, ठीक है, कौन सी है, नगर वन उद्यान योजना, ठीक है, उद्यान योजना, ठीक है। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो नगर वन उद्यान योजना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक सिटी में मिनिमम 25 हेक्टेयर का जो जंगल है वो होना चाहिए, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि 200 सिटी फॉरेस्ट ऐसे होने चाहिए। अभी तक मतलब 200 सिटी फॉरेस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे 25 हेक्टेयर सेंटीमीटर का, सॉरी जो 25 हेक्टेयर का जो एरिया है, सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, हेक्टेयर है, 25 हेक्टेयर का जो एरिया है वो जंगल का होना चाहिए, और 200 सिटीज हमें ऐसी बनानी है जिनके अंदर 25 हेक्टेयर का एरिया जंगल वाला होना चाहिए, राइट। फिर सेकेंड योजना है स्कूल नर्सरी योजना, ठीक है, स्कूल नर्सरी योजना। अब इस योजना का क्या मकसद है, स्कूल नर्सरी योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नेचर के साथ एक बॉन्ड बनाना, उनको नेचर के बारे में बताना, नेचर के फायदे बताना कि कैसे हम नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बनाई गई है स्कूल नर्सरी योजना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बायोम में। बायोम क्या होता है,
बायोम की डेफिनेशन क्या आएगी? बायोम कोई भी टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है बायोस्फीयर का, जो कि अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड होता है। बायोस्फीयर का ही एक पार्ट है और इसकी ये अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड होएगा। और इसकी ये जोन्स होएगी, उसकी लिमिटेशन हम कैसे देखेंगे, उसकी बाउंड्रीज हम कैसे डिसाइड करेंगे, और अलग अलग जोन्स की हम बाउंड्री डिसाइड करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेसिस पे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस अकॉर्डिंग हम बायोम की बाउंड्रीज डिसाइड करेंगे। अब ये है हमारे अलग अलग बायोम्स इस पिक्चर के अंदर दिखाए हुए हैं। यहाँ पे जो ये है ना, ये आता है 0 डिग्री इक्वेटर वाला। तो इक्वेटर से जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, तो ये वाला जो है अलग अलग बायोम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ज़्यादा एरिया है, लैंड एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एरिया पे हमने ये क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज़्यादा है, सदर्न में कम है, इसीलिए जो ज़्यादातर बायोम्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आते हैं। देखते हैं, सबसे ऊपर आता है पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में कुछ खास नहीं होता, यहाँ पे आइस कैप्ड है ये। फिर उसके नीचे आ जाता है टुंड्रा, टुंड्रा के नीचे आ जाते हैं बोरियल फॉरेस्ट, जिसको टाइगा भी बोला जाता है। और ये जो बोरियल फॉरेस्ट है, इनको टाइगा बोलते हैं। फिर नीचे आ जाती है ये एक साइड पे, जो कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाली साइड पे है, वहां पे ज्यादातर डेजर्ट होता है। ये कोल्ड डेजर्ट, वार्म डेजर्ट कहाँ पे आएंगे? कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाली साइड पे। फिर आ जाएंगे बीच में ग्रासलैंड्स, ये प्रेरी वाले आगे, फिर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। फिर इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां पे वार्म डेजर्ट वेस्ट साइड पे, देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सवाना, ये भी ग्रासलैंड्स या टाइप्स ऑफ, देन आ जाएगा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अब एक एक करके हम हर एक बायोम को डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं टुंड्रा से। अब ये वाली जो पिक्चर है ना, अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पे एज इट इज रखेंगे तो वहां पे किस कॉन्टिनेंट पे किस तरह का बायोम है वो क्लियरली पिक्चर हमें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल रीजन में जो कंट्रीज है वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी है, उस अकॉर्डिंग वहाँ के जो बायोम्स है वो डिसाइड किए हुए हैं, राइट। तो ऊपर से हम चलते हैं नॉर्थ से। पहले तो आता है पोलर रीजन। पोलर रीजन पे खास ज़्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है पोलर रीजन पे, आइस कैप्ड रीजन है, तो वहाँ पे लाइफ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस है। तो इसीलिए हम जो अपना बायोम्स की हम जो क्लासिफिकेशन शुरू कर रहे हैं वो हम टुंड्रा रीजन से शुरू कर रहे हैं। टुंड्रा रीजन कौन सा है? नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट रीजन, ठीक है। अर्थ का जो नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट रीजन है वो आ जाता है टुंड्रा। टुंड्रा के अगर हम फ्लोरा की बात करें, वहाँ पे प्लांट स्पीसीज कौन कौन सी है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मॉसेस एंड लाइकन्स वगैरह ही होते हैं। फौना की बात करें एनिमल स्पीसीज की, तो वो कौन से है? रेनडियर हो गया, आर्कटिक फॉक्स, स्नोई ऑल, लैमिंग, आर्कटिक हेयर, ये कुछ स्पीसीज है एनिमल की, राइट। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पीसीज, राइट। फौना का मतलब होता है एनिमल स्पीसीज, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हर जगह पे फ्लोरा फौना ही वर्ड आएगा, प्लांट के लिए फ्लोरा एंड एनिमल के लिए फौना। नेक्स्ट चलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। टुंड्रा के नीचे आ गए बोरियल फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं टाइगा। टाइगा का अगर हम देखें रीजन कौन कौन सा है? नॉर्दर्न यूरोप, एशिया एंड नॉर्दर्न अमेरिका। अब देखो, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वहां पे क्या आ जाता है? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, फिर नीचे साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे आ जाता है ओशन, ओशन के इस साइड पे आ जाता है फिर यूरोप, यूरोप के नीचे आ जाता है अफ्रीका का पार्ट, अफ्रीका के इस साइड पे ये वाला आ जाता है सारा एशिया वाला पार्ट। तो जो बोरियल फॉरेस्ट है, जो टाइगा का रीजन है, ये कहाँ पे है? नॉर्थ यूरोप, ये यूरोप का ये नॉर्दर्न पार्ट आ गया, एशिया का सारा नॉर्दर्न पार्ट आ गया, और नॉर्थ अमेरिका का ये सारा नॉर्दर्न पार्ट आ जाएगा बोरियल फॉरेस्ट वाला रीजन। फ्लोरा की बात करें अगर यहाँ की प्लांट स्पीसीज की, तो यहाँ पे ज्यादातर कॉनिफेरस ट्रीज ही होते हैं, लाइक पाइन हो गया, सप्रूस हो गया एंड फर्स हो गए। फौना की बात करें एनिमल्स की, तो यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, लाइक हॉक्स हो गया, लिटिल मिंक्स, साइबेरियन टाइगर, वोल्वरीन एंड वॉल्व्स वगैरह एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर चलते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये रहे हमारे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। कहाँ पे है? सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान एंड न्यूजीलैंड। फ्लोरा प्लांट स्पीसीज कौन सी है? यहाँ पे होते हैं बीच, ओक, मैपल एंड चेरी जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। फौना, फौना में यहाँ पे वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दोनों ही मिलते हैं। और ये वाला जो एरिया होता है ना, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, ये एग्रीकल्चरली मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है वर्ल्ड का, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वाला एरिया। फिर चलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरफ। ये होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ये वाला रहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का
पार्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं। टेम्परेचर, अब इक्वेटोरियल रीजन में क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है यहाँ पे और रेनफॉल भी पूरी अच्छी खासी होती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है इस रीजन में। और ये वाला जो रीजन है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला, ये अर्थ का 7% एरिया कवर करता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड के फ्लोरा एंड फौना की, एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज की, तो एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज 40% जो है वो इन्हीं जंगलों में रहती है। 7% एरिया है लेकिन फ्लोरा एंड फौना कितना है, 40% फ्लोरा एंड फौना इन्हीं रेन फॉरेस्ट में रहता है। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं उनकी एक कैनोपी लेयर होती है, ठीक है, अलग अलग लेयर है। सबसे नीचे वाली आ गई फॉरेस्ट फ्लोर, देन अंडरस्टोरी लेयर, उसके ऊपर कैनोपी लेयर और सबसे ऊपर आ जाती है इमर्जेंट लेयर। और ये जो कैनोपी लेयर है ना, यहाँ पे 70 से लेकर 90% तक जो बर्ड स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, वो इसी कैनोपी लेयर में ही रहती है। 70 से लेकर 90% तक की जो स्पीसीज है ना, वो इसी कैनोपी लेयर में ही रहती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं सवाना पे। सवाना क्या है, सवाना ग्रासलैंड्स है, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स है जो सवाना है। तो यहाँ पे जो ग्रास की लेंथ होती है ना थोड़ी बड़ी होती है, कुछ इस तरह के देखने को होते हैं जो सवाना वाला, ये वाला एरिया जाएगा सवाना ग्रासलैंड्स का। और यहाँ पे ट्रीज दूर दूर थोड़े बहुत दिखाई देते, बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत स्कैटर्ड होते हैं, इतने आप पास पास नहीं होंगे, ज्यादातर ये ग्रासलैंड्स ही होते हैं, कहीं दूर एक आधा ट्री यहाँ पे दिखाई दे देता है। तो फौना की बात करें, यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, लाइक एंटीलॉप हो गया, बफलो, जिब्रा, एलिफेंट, राइनोसिरस, और कुछ कार्निवोरस भी होते हैं लाइक लायन, चीता, हाइना, मॉन्गूज, और कुछ रोडेंट्स वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं बिग गेम कंट्रीज, ठीक है, बिग गेम कंट्रीज। और बिग गेम कंट्रीज इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बिग गेम कंट्रीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर ग्रासेस वगैरह ही होते हैं। फौना की बात करें तो बाइसन्स, एंटीलॉप, कैटल, रोडेंट, प्रेरी डॉग, वॉल्व्स और कुछ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं इन ग्रासलैंड्स में। नेक्स्ट डेजर्ट रीजन की बात कर लेते हैं। ये रहा डेजर्ट रीजन, ये वाला और ये वाला। डेजर्ट रीजन में ज़्यादातर कौन से होते हैं, कैक्टस वगैरह होते हैं या यूफोर्बिया जैसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ज़्यादा प्लांट्स होते नहीं है। डेजर्ट रीजन है, पानी मिलता नहीं है, तो वहाँ पे वही स्पीसीज होती है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, जो कि बिना पानी के भी सर्वाइव कर जाती है, जैसे कि कैक्टस हो गया। फौना की बात करें तो रेप्टाइल्स हो गए, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, कैमल्स वगैरह यहाँ पे डेजर्ट में पाए जाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम बेसिकली 3 तरह का होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम एंड एस्चुरीज। जो बुक है, बुक में साथ ही साथ कोरल रीफ और मैंग्रोव्स के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। 4th पॉइंट है कोरल रीफ का, और 5th है जो बुक आपकी में, वहाँ पे आ जाता है मैंग्रोव, ठीक है। तो बुक में 5 है, यहाँ पे मैंने 3 ही बताए हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन एंड एस्ट्रीज। तो फ्रेश वाटर में क्या आता है, जो फ्रेश वाटर होता है ना, ये 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है लॉटिक, एक होता है लैंटिक, ठीक है। एक होगा लॉटिक और एक होता है लैंटिक। लॉटिक कौन सा होता है, लॉटिक होता है जो मूविंग वाटर, पानी जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूविंग वाटर कौन सा हो जाएगा, लॉटिक। तो लैंटिक कौन सा होता है, जो होता है स्टिल वाटर, एक जगह पे पानी खड़ा है, उसको बोलते हैं लैंटिक वाटर, ठीक है। लॉटिक एंड लैंटिक 2 तरह के होते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। लॉटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक स्ट्रीम्स है, स्प्रिंग्स है, क्रीक्स, ब्रुक्स, रिवर्स वगैरह जो फ्लो कर रही है, जो पानी लगातार फ्लो कर रहा है, वो आ जाएगा लॉटिक में। लैंटिक मतलब एक जगह पे खड़ा है, कोई पॉन्ड हो गया, कोई पूल है, स्वैम्प्स, बॉक्स, लेक्स वगैरह, ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे लैंटिक में, राइट। फिर चलते हैं मरीन इकोसिस्टम में। मरीन इकोसिस्टम में ज़्यादातर आ जाते हैं ओशियंस वगैरह, ठीक है। जो ओशियंस है वो क्या है, मरीन इकोसिस्टम है। और 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो ओशियन से कवर्ड है। और ये जो पानी होता है ओशियन का, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इसमें ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डिसॉल्व होता है ओशियन वाटर के अंदर। और इसकी जो एवरेज सैलिनिटी होती है, ठीक है, एवरेज सैलिनिटी की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो सैलिनिटी ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, लेकिन जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो होती है 35 पार्ट्स पीपीटी, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर 1000। 35 पीपीटी, 35 पार्ट्स पर 1000 इसकी एवरेज सैलिनिटी होती है ओशियन वाटर की, राइट।
फिर चलते हैं एस्ट्रीज। एस्ट्रीज कौन सी होती है? एस्ट्रीज होती है जहाँ पे रिवर सी के साथ आकर मिलती है, तो वो वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे कोई रिवर है फ्लो करती हुई, यहाँ पे आ रही है, रिवर का पानी यहाँ से ठीक है फ्लो करता आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया ओशन, तो ये ओशन के साथ जाकर यहाँ पे पानी मिलेगा, ये वाला जो नैरो जोन है इसको बोलते हैं एस्ट्रीज। अब एक होती है रिवर जाती है, पहले जाकर छोटे छोटे स्ट्रीम्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, फिर बाद में जाकर ये ओशन के साथ यहाँ पे मिलती है। एक होता है रिवर सीधा ही जाकर ओशन के साथ मिल जाती है। जब रिवर सीधा जाकर ओशन के साथ मिलती है तो बनाती है एस्ट्री। अगर रिवर बहुत सारे चैनल्स पे पहले डिवाइड होती है फिर ओशन में मिलती है तो यहाँ पे ये क्या बनता है? ये बन जाता है डेल्टा। ठीक है, यही फर्क है डेल्टा एंड एस्ट्री में। ठीक है, कभी कभार रिवर छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है पहले, फिर जाकर ओशन में मिलती है तो वो क्या बनता है? डेल्टा। जब रिवर सीधी जाकर ओशन के साथ मिल जाती है तो वहां पे बनाती है एस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी है? अगर पेनिनसुलर इंडिया में एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये क्या बनाती है? ये बनाती है डेल्टास। ठीक है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये क्या बनाती है? ये बनाती है एस्ट्रीज। राइट, फिर नेक्स्ट चलते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ एटमोस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे है हमारा एटमोस्फियर, यहाँ पे आ गया लिथोस्फीयर और यहाँ पे आ गया हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पे ये तीनों जोन्स आकर मिलती है, ये वाली जो नैरो जोन होती है, ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। राइट, कौन सा एरिया? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जैसे इस पिक्चर में है। ठीक है, ये लिथोस्फीयर लैंड वाला एरिया हो गया, एटमॉस्फेयर हवा वाला एरिया, और हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाला पार्ट है। जहाँ पे ये तीनों चीजें मिल रही है वो वाला जो रीजन आ जाएगा वो होगा बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल है। जो बायोस्फीयर वाला रीजन होता है वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इट इज अ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के आसपास जो ये जहाँ पे ये तीनों चीजें मिल रही है, जो नैरो जोन है, इसी को बोलते हैं हम बायोस्फीयर। तो जो बायोस्फीयर वाला रीजन होता है ना, ये अब एक तो आपने सुना होगा सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से 200 मीटर नीचे, सपोज ये वाला सी लेवल है तो सी लेवल से 200 मीटर नीचे और 6000 मीटर ऊपर तक का जो एरिया है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, सी लेवल से 200 मीटर नीचे और 6000 मीटर ऊपर। ठीक है, 6000 मीटर अबव सी लेवल एंड 200 मीटर बिलो सी लेवल। ये वाली जो जोन है ना, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर हम अर्थ के एक्सट्रीम नॉर्थ पोल या एक्सट्रीम साउथ पोल की बात करें तो वहां पे भी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस है, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन्स की बात कर लो या फिर डीपेस्ट ओशन की बात कर लो, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, 6000 मीटर से ज़्यादा हाइट की जो माउंटेन्स है, या फिर डीपेस्ट ट्रेंचेस जो ओशन के अंदर होती है, लाइक मरियाना ट्रेंच हो गई, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस ही ऐसी है जो लाइफ को सपोर्ट करती नहीं है। वहाँ पे कुछ स्पीसीज आपको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लाइक कुछ फंगाई की या बैक्टीरिया की स्पीसीज वहाँ पे होती है, लेकिन वो वाली जो स्पीसीज वहाँ पे मिलती है ना, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती। तो इसीलिए अब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं डॉर्मेंट लाइफ। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव नहीं है तो इसलिए उसको बोलते हैं हम डॉर्मेंट लाइफ। उन स्पीसीज को डॉर्मेंट लाइफ बोला जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो स्पीसीज रह रही है उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होती है? वो पूरी करता है सन। प्लांट्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और बाकी स्पीसीज की भी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सन से पूरी होती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इनको कहाँ से मिलते हैं? ये हवा से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं, इनसे इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए? एक क्लाइमेट चाहिए, सूटेबल क्लाइमेट चाहिए, जो कि इसी जोन के बीच में पाया जाता है, सूटेबल क्लाइमेट। ठीक है, 200 मीटर बिलो सी लेवल एंड 600 मीटर अबव सी लेवल, जो कि कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के
सर्वाइव करने के लिए। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसे नहीं है कि हर जगह पे सेम ही होंगे, ठीक है। अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। किसी जगह पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है, किसी जगह पे किस तरह के है, किसी जगह पे ज़्यादा होते हैं, किसी जगह पे पॉपुलेशन उनकी कम होती है, ठीक है। अब जैसे पोलर रीजन की बात कर लें तो पोलर रीजन में ना के बराबर पॉपुलेशन है, कोई ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते नहीं है, अगर कुछ रहते भी है तो वो थोड़े बहुत ही होंगे, ज़्यादातर वहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस है। और जो ज़्यादातर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये जो पोल्स वाला रीजन हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे ज़्यादा कोई पॉपुलेशन मिलेगी नहीं, ठीक है, ना के बराबर पॉपुलेशन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाएं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरफ पे, ठीक है, अर्थ के यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली जो 50% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो इन्हीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, राइट। फिर यहाँ पे एक टर्म आती है ENVIS, इसका मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कब बना था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1982 में। ENVIS इम्प्लीमेंट हुआ था 1982 में। इसका काम क्या है? इसका काम है कि वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड, ठीक है, कंट्री वाइड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना? इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करना, कि कैसा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। तो ये काम होता है ENVIS का, राइट। तो इसके साथ ही चैप्टर 1 खत्म होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।